अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। रियल ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में, रियल इमेज के बारे में, वर्चुअल इमेज के बारे में, और इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर, मोशन ऑफ द इमेज विद ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ये कंसेप्ट सीखा था। उसके बाद कर्व्ड मिरर में स्पेशली हमने स्फेरिकल मिरर की बात की थी, जिसमें दो टाइप के मिरर को अपने बात करनी थी। एक था कॉनकेव मिरर, दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर। तो इन सभी में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के केस, रूल्स सब सीख लिए थे। हमें स्फेरिकल मिरर के केस में जो कॉन्वेक्स मिरर वाला है वो पार्ट इमेज फॉर्मेशन का रह गया था, तो उसको हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर के इसमें बहुत केसेस नहीं होते हैं, इसके आपके कुछ लिमिटेड केसेस की ही बात होती है। वो ये है, पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो क्या होगा, ये हम जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पैरेलल रेज लेंगे, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, फोकस से। सेम केस हमारा यहाँ पे रहेगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, फोकस पे। तो जो इमेज बनती है इसमें वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज से नहीं बनती है, वो बनती है आपकी एक्सटेंडेड रेज के इंटरसेक्शन। तो इमेज आपके यहाँ पे वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है, वर्चुअल इरेक्ट एट फोकस और हाईली डिमिनिश्ड। अब बात करते हैं इसमें दूसरा केस जो होता है। दूसरे केस के लिए अपने को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस करें, उसमें इमेज की लोकेशन थोड़ी बहुत पोल और फोकस के बीच में इधर से उधर शिफ्ट होती रहती, थोड़ा सा साइज चेंज होता रहता है, बट ऐसा नहीं होता है कि फोकस के बाहर कहीं शिफ्ट हो जाए। इमेज का जो मोमेंट रहेगा वो केवल पोल और फोकस के बीच में रहेगा। चलिए, तो अब बात करते हैं अपना दूसरा नंबर केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। देखो, एक रे हम पैरेलल लेंगे, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आती हुई दिखेगी अपने को,
फोकस है। और दूसरी रे के लिए अपने ये कर सकते हैं, पोल पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। तो जो भी यानी इंसान यहाँ खड़ा हुआ है उसके लिए जो रेज आती हुई दिखेंगी वो इस तरह से यहाँ से आती हुई दिखेंगे। तो ये आपकी जो इमेज बनी ए डैश बी डैश पी और एफ के बीच में बनी, एक्सटेंडेड रेज से बनी और इरेक्ट बनी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनी। तो इसमें अपने इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, इसमें बिटवीन P and F, image between P and F, comma, smaller than object, smaller than object, smaller than object, comma, virtual and erect, virtual and erect, between P and F, smaller than object, comma, virtual and erect। ये आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें यही ऑब्जर्वेशन इमेज का मिलेगा। और कॉनकेव मिरर से अपने कंपेयर करें तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या था, जो इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती थी और इसमें जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। चलिए अब तीसरी बात करते हैं। व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट is at P, point object is at P, ओके। तो इसमें अपने क्या करेंगे, जैसा कि कॉनकेव मिरर में था, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने पोल पे रख दिया। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, मिरर को छोटे छोटे प्लेन मिरर से मिलकर बना हुआ मान लेंगे। तो प्लेन मिरर का कंसेप्ट क्या था, ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है। मतलब इमेज बनेगी जस्ट बिहाइंड द पोल, सेम साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज इस केस में क्या होगी, बिहाइंड द पोल, behind the pole, comma, same size of object, virtual and erect। वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए इसमें अपने एक केस और इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, वो कई बार आता है तो कंफ्यूज करता है अपने आप हम लोगों को। वो केस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन। जितने भी हम लोगों ने अभी इसमें केस लिए, 3 केस लिए, तीनों में ही अपने को दिख रहा है कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल है। अब आगे बात करते हैं। फोर्थ केस, इमेज फॉर virtual object, image for virtual object। हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर में, ये हमने पोल लिया
और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब रेस आपकी कन्वर्जिंग होंगी। जब कन्वर्जिंग रेस कहीं पे जाके मिलती हैं तो वो लोकेशन हम मानते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट के। हमने पहले पढ़ा भी है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग रेज निकलते हैं उस ऑब्जेक्ट को अपने रियल ऑब्जेक्ट मानते हैं, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट पे जाके रेज कन्वर्ज होते हैं उसको अपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जहाँ रेज डाइवर्जिंग होती हैं वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, और जहाँ पे रेज कन्वर्जिंग होती हैं ऑब्जेक्ट के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें कन्वर्जिंग रेज आ रही, इट मीन्स ओ पोजीशन पे ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये आई पे मिलेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद आई पे मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है, एक्चुअल इंटरसेक्शन है। तो आई पे इमेज कैसी बनेगी? रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या साइज होगा, क्या डिस्टेंस होगी, वो डिपेंड करेगी पी और ओ के बीच के डिस्टेंस पे, वो डिपेंड करेगी पी और ओ के बीच के डिस्टेंस पे। हाँ, एक चीज यहाँ पे जो सीखने वाली हमारे लिए थी वो काफी इम्पोर्टेंट है, वो ये है हमारे दिमाग में हमेशा एक फैक्ट रहता है कि कॉन्वेक्स मिरर की इमेज ऑलवेज वर्चुअल होती है। तो ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज वर्चुअल होती है, लेकिन वो वर्चुअल इमेज होती है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रियल भी हो सकती है, ये हमने आपको दिखाया हुआ है। चलिए, अब इसमें हमने इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, तीनों मिरर का अच्छे से सीखा हुआ है। अब बात ये आती है, इसमें हमें साइन कन्वेंशन बहुत परेशान करता है। साइन कन्वेंशन ठीक से ना समझने की वजह से, ठीक से उसको ना लगाने की वजह से लोग जो हैं क्वेश्चंस रॉन्ग करते ही हैं। 90-80% जो गलतियां होती हैं वो साइन कन्वेंशन से रिलेटेड होती हैं ऑप्टिक्स में, क्योंकि ऑप्टिक्स में लिमिटेड फार्मूलों में पूरा का पूरा यूनिट कवर होता है। चलिए, तो वो सारी बातें अपने अभी 1 बाय 1 देखेंगे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में हम लोग हमेशा जो स्टैंडर्ड मानते हैं वो रे की डायरेक्शन को मानते हैं। ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे कॉनकेव मिरर में, 100% ये तय है अपने को ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखना पड़ेगा, इधर रखने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इधर से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, सारी लाइट रेस पे पड़ेगी और वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। रिफ्लेक्शन हमें जो मिलेगा, रिफ्लेक्शन जो हमें मिलेगा, रिफ्लेक्शन जो हमें मिलेगा वो इधर से ही मिलेगा। रिफ्लेक्शन जो है वो हमें लेफ्ट साइड से ही मिलेगा, तो लेफ्ट साइड से ही हम रेज को लेंगे। तो जनरली ऐसे लेते हैं इंसिडेंट रे के अलोंग इंसिडेंट रे के अलोंग अगर हमें कोई डिस्टेंस मेजर करनी पड़ती है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस मेजर करनी पड़ती है वो नेगेटिव लेते हैं। तो इसमें मैं ये बोलूँगा, फिर से एक बार समझो, इंसिडेंट रे के अलोंग जो डिस्टेंस पड़ती है वो पॉजिटिव लेते हैं, और उसके अपोजिट जो डिस्टेंस पड़ती है वो नेगेटिव लेते हैं। और सारी डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। एक चीज़ इसमें और समझने वाली है, वो समझने वाली ये है कि इंसिडेंट रे आएंगी कहाँ से, पहले ये समझो। इंसिडेंट रे आपकी कहाँ से आएंगी? रियल ऑब्जेक्ट की साइड से। तो अपने ऐसे भी समझ सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव, और दूसरे साइड जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव।
और रेफरेंस ओरिजिन किसको लेना है अपने को, पोल को। तो बिल्कुल जो है इंसिडेंट रे के अलोंग और उसके अपोजिट समझ में आता है, अच्छी बात है। नहीं समझ आता है तो अपने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की साइड और दूसरी साइड। ऑब्जेक्ट की साइड की डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव और दूसरे साइड की डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो अपने क्या करेंगे, डिस्टेंसेस टूवर्ड्स रियल ऑब्जेक्ट साइड is negative and opposite side positive. Opposite side positive from pole. From pole. चलिए अब अपने बात करते हैं। तो इसके हिसाब से हमने ये फोकस लिया इसका और मान लेते हैं कि इमेज जो है वो आपकी यहाँ कहीं पे बन रही है, ठीक है। इमेज मान लेते हैं यहाँ कहीं पे बन रही है, ठीक। चलिए इमेज आपकी यहाँ बन रही है, पोल से इमेज की डिस्टेंस हम b लेते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम u लेते हैं, पोल से फोकस की डिस्टेंस हमेशा f लेते हैं। तो इसमें आपको सब दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में ही रखना है। तो इस केस में आपको u कैसा रहेगा, नेगेटिव, और b कैसा रहेगा, नेगेटिव, और f भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। u, b और f तीनों के तीनों कैसे मिलेंगे, नेगेटिव। अब अगर हम यही बात कॉन्वेक्स मिरर में अप्लाई करते हैं, उसके लिए देखो, हमने सपोज करो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ कहीं इमेज बने, कोई भी केस ऐसा पॉसिबल है जिसमें यहाँ पे इमेज बनती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट रियल आपका इधर ही रखना है, इस साइड रखने का कोई मीनिंग नहीं है। इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट वाली डिस्टेंस है, रियल ऑब्जेक्ट वाली डिस्टेंस, वो आपको नेगेटिव लेनी है, और जो इमेज वाली डिस्टेंस है वो आपको पॉजिटिव लेनी है। u आपका इस केस में नेगेटिव होगा और b आपका इसमें पॉजिटिव होगा और f भी इसमें पॉजिटिव होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रियल ऑब्जेक्ट साइड की डिस्टेंसेस हैं वो हमेशा नेगेटिव और दूसरे साइड की जो डिस्टेंसेस हैं वो हमेशा पॉजिटिव, और डिस्टेंस मेजरमेंट का पॉइंट कौन सा रहेगा, वो पोल होगा। पोल से डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे। यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया और यहाँ पे भी। अब आप एक बार और समझ लो, जो फोकस है वो हमेशा ऑब्जेक्ट साइड में मिलेगा कॉनकेव में, मतलब कॉनकेव मिरर का हमेशा ही फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, और इधर फोकस दूसरी साइड में ही मिलेगा, ऑब्जेक्ट इधर रखना है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव लेना है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। ये बात रटना है तो रट सकते हैं और समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फोकस कॉनकेव मिरर का हमेशा ऑब्जेक्ट साइड में रहेगा और कॉन्वेक्स का ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में रहेगा, इसीलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी है। अब आगे इसमें बात करते हैं अपने। अब इसमें हाइट की बात करेंगे।
हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। क्या बोला? हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव लेना है। हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव और हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव और हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव लेनी है। जैसे हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, सपोज करो ऑब्जेक्ट की हाइट ओ है और यहाँ का इमेज बनी, ये आई है हाइट। ये ए बी ऑब्जेक्ट लिया, इमेज आपकी ए डैश बी डैश हो गई। तो अगर अपने को कन्वेंशन देना होगा तो ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट को अपने क्या लिखेंगे? प्लस ओ, और इमेज की हाइट को अपने क्या लिखेंगे? माइनस का आई। तो कुल मिला के ये तो आपका जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, ऊपर प्लस बाई एक्सिस, नीचे माइनस बाई एक्सिस, उसी तरीके से हो गया। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। और डिस्टेंसेस का सीधा सा फंडामेंटल, इंसिडेंट रे के अलोंग पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव। इसका बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने बताया। इंसिडेंट रे कहाँ से आएंगे? रियल ऑब्जेक्ट से आएंगे। तो रियल ऑब्जेक्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव और दूसरे साइड की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, और सारी की सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगी? पोल से। पोल हमारे लिए डिस्टेंस मेजरमेंट के केस में ओरिजिन का काम करेगा। ओके, चलिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन इसमें भी हम फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं इक्वेशन को समझने के लिए। हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया ए बी, उसकी इमेज ली इस तरीके से ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी? यू। इमेज की डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी? बी। और फोकल लेंथ इसका हम लोग क्या लेते हैं? एफ। तो यू, बी और एफ, हमारे पास मेन वेरिएबल तो दो ही होते हैं, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और दूसरा इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वो डिजाइन की गई होती है मिरर के साथ, तो उसको अपने चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं यू और बी। तो मिरर इक्वेशन हमारे लिए बोली जाती है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें ये मिरर इक्वेशन हो गई। अब f इक्वल टू भी r/2 होता है। r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। r रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अपने बात करेंगे इसमें मैग्निफिकेशन का। हाइट में क्या मैग्निफिकेशन होगा उसकी बात करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट हमने ओ ले ली, इमेज की हाइट हमने आई ले ली। इसको अपने ट्रांसवर्स हाइट का मैग्निफिकेशन अपने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं, या इसको लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन।
तो m इक्वल टू होता है इसमें माइनस बी अपान यू इक्वल टू आई अपान ओ। m इक्वल टू माइनस बी अपान यू इक्वल टू आई अपान ओ। b इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, i क्या है हाइट ऑफ द इमेज और o क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने लिया हुआ है लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ओके, अब इसमें कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें हम हाइट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखते हैं, मतलब लेंथ के अलोंग रखते हैं, तो वहाँ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। चलो वो भी समझते हैं। longitudinal magnification, longitudinal magnification मान लेते हैं हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंथ के अलोंग ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और ये लेंथ ऑफ इमेज, ये पोजीशन u1 है ऑब्जेक्ट की और ये पोजीशन u2 है। इसी तरह से ये इमेज की पोजीशन b1 और ये पोजीशन हमने b2 मान ली। तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं मॉडुलस ही लगा देता हूँ इसमें, तो जिससे अपने को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा b2 माइनस b1 अपान u2 माइनस u1। इस तरीके से हम लोग इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। इस तरीके के केस भी आते हैं कई बार, अक्सर जो है क्वेश्चन जेई में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का आता है। तो मैग्निफिकेशन को अपने को क्लियर कट मैनर में समझना है। एक तो हाइट का मैग्निफिकेशन होता है और एक लेंथ का। हाइट मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेंथ मतलब लॉन्गिट्यूडनल, जब अपने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख देंगे। चलिए अब इसमें आगे की बात अपने ये करते हैं, जो इक्वेशंस हमने पढ़े हैं वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हमने मिरर इक्वेशन पढ़ी 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और दूसरी इक्वेशन हमने क्या पढ़ी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस b/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरी इक्वेशन हमने क्या पढ़ी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा b2 माइनस b1 अपान u2 माइनस u1। अब इसमें हमारे पास सभी फार्मूलों में b इन्वॉल्व है, u इन्वॉल्व है, f इन्वॉल्व है, लेंथ इन्वॉल्व है। तो ये अपने को ये क्लियर करना पड़ेगा कि फार्मूले के अंदर अपने को कब साइन रखना है और किसका रखना है, किसका नहीं रखना है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना है कि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन भी खूब आता है लोगों में, जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो उस वक्त भी साइन रखते हैं ड्यूरिंग डेरिवेशन, फिर उठा के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो भी साइन रखते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये बार बार क्या फालतू का काम किया जा रहा है, लेकिन ये काम फालतू का नहीं है, इसमें बहुत अपना डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है ऐसा समझने के लिए। बेसिकली जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन करने के दौरान हम कोई भी एक केस सेलेक्ट करते हैं जिसमें फार्मूला डिराइव करते हैं। अगर हम उसमें साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे
उसमें अगर हम साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि वो फार्मूला केवल उस केस में वैलिड होगा, दूसरे केस में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने डेरिवेशन किया कॉनकेव मिरर के लिए बियॉन्ड सी केस को लेके और साइन कन्वेंशन नहीं रखे, तो वो केवल बियॉन्ड सी वाले केस में वैलिड होगा, दूसरे केसेस में वैलिड नहीं होगा। इसीलिए जब भी डेरिवेशन करते हैं तो सारे क्वांटिटीज का विद साइन रख देते हैं और फिर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो फिर से साइन रखते हैं। तो इसमें अपने को ये मेथड ठीक पड़ता है। जितनी क्वांटिटीज आपको गिवन है, जो जो वैल्यूज गिवन है, लोकेशन जो जो गिवन है, वो आप आसानी से जज कर सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट के साइड में है या ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में है। तो जो लोकेशंस आपको मालूम है, जो जो डिस्टेंसेस आपको मालूम है, उनका आप साइन आसानी से रख सकते हैं। अननोन का साइन आपको नहीं पता है, होता है जनरली, जैसा कि न्यूमेरिकल्स में होता है, तो उसका साइन रखने की जरूरत नहीं है। तो अननोन वैल्यू जब भी अपनी आएगी विद साइन निकल के आ जाएगी। तो तरीका क्या रखना है साइन का मेथड क्या रखना है इसमें फार्मूलों में? नोन वैल्यूज विद साइन, नोन वैल्यूज विद साइन, और अननोन वैल्यूज विदाउट साइन। नोन वैल्यूज विद साइन और अननोन वैल्यूज विदाउट साइन रखनी है। तो अननोन जब भी निकल के आएगा विद साइन आएगा। फाइनल अननोन वैल्यू will be with sign, final unknown value will be with sign। ठीक है, तो ये अपने फार्मूला निकालने फार्मूले दिए हुए हैं, उस फार्मूलों के अंदर जो जो वैल्यूज गिवन है उनको रखने और अननोन को निकालने में साइन कन्वेंशन कैसे सेट करने हैं वो क्लियर हो गया लॉजिक। अब इसमें एक दो छोटी मोटी बात और आती है। जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को लेके मिरर को के अंदर, तो इसमें क्या है, जैसा हम लोगों ने प्लेन मिरर में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ इमेज का रिलेशन देखा था, सेम मैनर में हम लोग यहाँ पर भी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ इमेज का रिलेशन देख सकते हैं। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। स्पीड का मीनिंग क्या होता है, वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड का मतलब क्या होगा, डी यू ओवर डी टी, क्योंकि डी यू हमने कहाँ से लिया हुआ है, यू क्या लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल से, और इमेज की स्पीड मतलब डी बी ओवर डी टी, बी क्या लिया हुआ है, इमेज की पोजीशन फ्रॉम पोल, और एफ क्या होता है, आपका फोकस होता है, जो कि गिवन मिरर पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो फोकल लेंथ हमारे हाथ में नहीं होता है, और फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। इसमें हम लोग अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो हमें मालूम है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो u और v को रिलेट करता है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये -1/b², ये आ जाएगा dv ओवर dt
और ये -1/u² du/dt, और f आपका फिक्स वैल्यू है। मैंने क्या बताया था कि मिरर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो फाइनली अपने इसको सॉल्व करके लिखते हैं dB/dt इक्वल टू -b/u का होल स्क्वायर इंटू du/dt। dB/dt ये आपकी स्पीड इमेज की है, ये स्पीड आपकी ऑब्जेक्ट की है। अब बात ये आती है स्पीड है तो कहाँ से है, किसके रिलेटिव है। तो ये डेरिवेशन आपका जो भी किया गया है स्टेशनरी मिरर के लिए किया जाता है और विद रिस्पेक्ट टू पोल किया जाता है। तो अपने क्या लिखेंगे, जो बी आई है वो विद रिस्पेक्ट टू पोल है, और बी ओ है वो भी आपकी विद रिस्पेक्ट टू पोल है। ओके, चलो आगे इसमें फिर समझते हैं चीजों को। तो अपने ने स्पीड का रिलेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा, बी आई इक्वल टू -b/u का होल स्क्वायर, और ये आ गया बी ओ। तो बी ओ क्या है, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल। और बी ओ क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। चलिए ये चीजें हो गई। अब इसी में कई बार जो है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन आया है जिसमें बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, तो वो भी यहाँ पे अपने पॉइंट क्लियर कर ही लेते हैं। हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा है, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और मॉडुलस में b2 - b1/u2 - u1 फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब बात ये आती है स्मॉल ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। तो जो लेंथ होगी वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और u की तुलना में काफ़ी स्मॉल होगी, तो उसको अपने स्मॉल ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो इस कंडीशन में एम एल इक्व टू क्या आ जाएगा, dB/du ये आ जाएगा। और dB/du हमने जो स्पीड वाला फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से कह सकते हैं b/u का होल स्क्वायर। हमें मालूम है कि dB/dt इक्वल टू क्या आया था, -b/u का होल स्क्वायर, और इधर ये क्या आया था, du/dt। dt हटा देते हैं तो dB क्या हो गया, लेंथ ऑफ इमेज, du क्या हो गया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -b/u, यानी b/u इक्वल टू -t। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -mt²। और जो भी माइनस साइन यहाँ आता है तो उसका मीनिंग यही है, अगर माइनस साइन हाइट के रेशियो में आता है तो इसका मीनिंग ये है ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इमेज नीचे है, और स्पीड वाले रिजल्ट में माइनस साइन आता है तो उसका मीनिंग ये है कि अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द पोल मूव करेगा तो इमेज अवे फ्रॉम पोल मूव करेगी। ऐसा होता भी है जब अपने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज फोकस बनती है, और जैसे जैसे हम जो है ऑब्जेक्ट को इमेज की तरफ
लेके आते हैं तो पोल की तरफ लेके आते हैं तो इमेज हमारी पोल से दूसरे साइड में शिफ्ट होती चली जाती है। चलिए अब इसमें भी अपने लेके चलते हैं आगे। हम जो है इसमें बात करते हैं, अब ये हमारा मैग्निफिकेशन स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए भी आ गया और स्पीड का भी आ गया रिलेशन। और इसमें एक चीज़ थोड़ी सी अभी अनक्लियर रहेगी आप लोगों को, भी मैं बता देता हूँ। F इक्वल टू हमेशा फार्मूला क्या है, R/2। तो ये आपका R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसमें कहीं पे भी मीडियम का कोई टर्म नहीं आया। मीडियम जनरली ऑप्टिक्स में क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब ये है किसी भी मिरर के फोकल लेंथ को अगर हम लिक्विड में डिप करें या दूसरे मीडियम में डाल दें तो वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि इसके फार्मूले में मीडियम की कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। इसके फार्मूले में मीडियम की कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही। दूसरी चीज, मिरर को हम छोटा लें या थोड़ा बड़ा लें या हम हेमीस्फीयर लें, सभी में रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होती है, क्योंकि शुरू में ही डिस्कस हो चुका है, स्फीयर से कट करके अपने मिरर बनाते हैं। पूरा स्फीयर लें तो भी वही रेडियस है, आधा स्फीयर लें तो भी वही रेडियस है, स्मॉल पार्ट लें तब भी। इसका मतलब मिरर को अगर हम कट भी कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा मतलब फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। तो ये बात भी अपने को लिखने लायक है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम, ये आपका इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। और बड़ा मिरर हो या छोटा मिरर हो या पूरा स्फीयर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगी, मतलब फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि F इक्वल टू क्या होगा, R/2। चलिए अब इसमें लगभग हमने हर चीज़ मिरर के डिटेल में समझ ली। स्फेरिकल मिरर की स्पीड के लिए पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, सारे इमेज फॉर्मेशन के केस देख लिए। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। चलो अब हम लोग इसमें SCB का डिस्कशन करेंगे। रिफ्लेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, तो पहले रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन की थियरी, इसके बाद रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस। SCB में मैंने देखा है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा सभी लोग आंसर मिला के देख लेंगे, और थियरी भी जितनी पढ़ा रहा हूँ या जितनी पढ़ाई है उसको भी लेक्चर देखने के बाद एक बार राइटिंग में करके देख लेंगे कि अपने ने क्या समझा है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो मैं रीड करके बता रहा हूँ तुम लोगों को। A concave mirror having a radius of curvature 40 centimeter is placed in front of an illuminated point source at a distance of 30 centimeter from it. Find the location of image. मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, जितनी भी इक्वेशंस मिरर से रिलेटेड हमें मिली उनमें जो भी नोन वैल्यूज हैं वो अपने को मालूम होती है कि कहाँ पे हैं, तो इसलिए उनका साइन प्लेस करेंगे। और जो अननोन वैल्यू है उसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, इसलिए उसका साइन प्लेस नहीं करेंगे, तो वो विद साइन अपने आप निकल के आ जाएगी। चलिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 के। इसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा ही नेगेटिव लेना है, और फोकल लेंथ क्या होता है, F इक्वल टू R/2। लेकिन फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में हमेशा ही नेगेटिव होती है, तो
-r/2 लेके चलेंगे इसके लिए, तो क्या आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। चलिए मैं रे डायग्राम भी बनाता हूँ इसमें। ये हमने लिया कॉनकेव मिरर और ये लिया पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे रखा है, इसका मतलब C और F के बीच में रखा है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसकी इमेज अपने को बतानी है, तो अपने को पहले से आइडिया है कुछ C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज C के बाहर चली जाती है, ठीक है। चलिए अब अपने इसमें देखते हैं कहानी, वो क्या है। मिरर इक्वेशन अपने को मालूम है 1/b + 1/u इक्वल टू क्या है 1/f। तो b निकालना है, तो इसका मतलब b आंसर में आपका 40 से ग्रेटर ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी 40 सेंटीमीटर। तो 1/b माइनस u और f क्या हो जाएगा -1/20। तो 1/b इक्वल टू हमें u को नेगेटिव ही लेना है 100% और f को भी नेगेटिव लेना है क्योंकि कॉनकेव मिरर है, और b हमारा जो है फिर निकल के आ जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका, देखिए ये 2 सॉरी कैलकुलेशन सही कर लेते हैं, ये 3, तो b इक्वल टू आ जाएगा -60। ये माइनस आया है, इसका मतलब ये तय है कि ये ऑब्जेक्ट साइड में ही इमेज बनेगी, जो कि हमें पहले से ही मालूम है। तो यहाँ कहीं, और ऑब्जेक्ट साइड में कॉनकेव मिरर में जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो सभी की सभी रियल ही होती हैं, ये B' वाला पॉइंट और ये A' वाला पॉइंट। और C के बियॉन्ड जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा ही बड़ी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, और इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जैसा मैंने बताया कि रट लेना है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस ऑब्जेक्ट साइड में मिलेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड में मिलेगा, और F इक्वल टू r/2 होता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वाला क्वेश्चन है, ये है एक कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है अगेन, तो अपने को फोकल लेंथ इसकी क्या लेनी है नेगेटिव। कितना दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या दिया हो, फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज साइज इज डबल ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें जो है हमारे पास ये समझने का चांस है कि हम इसमें इमेज जो डबल होने की बात कर रहा है वो किस केस में होगी, रियल या वर्चुअल। तो ये जो है कॉनकेव मिरर में दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी काफ़ी बड़ी हो जाती है और वर्चुअल भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो रियल इमेज भी 2 टाइम्स हो सकती है और वर्चुअल इमेज भी 2 टाइम्स हो सकती है। और इसमें मेंशन भी किया है फाइंड पोजीशन और पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दैट इमेज इज ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स एक बार हम रियल लेके चलेंगे और एक बार वर्चुअल लेके चलेंगे। देखिए, जो हम लोग अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लेके चलेंगे, मतलब हाइट का मैग्निफिकेशन। अब ये याद रखना तुम लोग, ये अगर नेगेटिव होता है तो रियल इमेज, और पॉजिटिव होता है तो ये वर्चुअल इमेज। ओके, ये बिल्कुल रट लेना है। उसका भी कारण है, क्योंकि
रियल होने पे ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज नीचे, इसलिए दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा। वर्चुअल होने पे दोनों एक साइड में, इसलिए दोनों का सेम साइन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो याद रखना है, नेगेटिव आया इसका मतलब रियल इमेज, पॉजिटिव आया इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमें ये दे रखा है कि इमेज साइज डबल है, तो एक बार हम लोग एम्प्टी मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लेते हैं +2 मतलब वर्चुअल, फिर हम लोग ले लेंगे -2 मतलब रियल, और ये किसके इक्वल होता है, -b/u। तो b इक्वल टू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -2u। अब हम मिरर इक्वेशन लगा देते हैं इस केस में, ये हमने वर्चुअल मान के किया है, वर्चुअल मान के किया है। तो 1/b + 1/u इक्वल टू 1/f। तो b मतलब ये -1/2u, और u अपने को पता नहीं है तो हम u का साइन नहीं रखेंगे। मैंने क्या बोला था, जिस लोकेशन के बारे में नहीं पता है उस लोकेशन को अपने साइन नहीं देंगे। और इक्वल टू f कितना है, -20, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2u -1 + 2 इक्वल टू -1/20। तो 2u इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20, u इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ये आपका तब आया है जब आपने वर्चुअल का केस लिया है। चलिए अब दूसरे केस में इसको हम रियल लेके चलते हैं। अगर रियल लेके चलते हैं तब क्या होगा, रियल लेंगे तो m इक्वल टू होगा -2 मतलब -b/u, मतलब b इक्वल टू आ जाएगा +2u। अगेन हम उठा के मिरर इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2u + 1/u इक्वल टू -1/20, ये 2u, ये 1 और ये 2, माइनस का 1/20, ये 10, और u इक्वल टू इस तरीके से आ जाएगा -30। ये बिल्कुल आपकी अपनी ठीक चीज़ें हैं, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि जो चीज़ नहीं मालूम है विदाउट साइन अपने इक्वेशंस में प्लेस करेंगे, तो जो फाइनल आंसर्स आएंगे, फाइनल आंसर्स हमें मिलेंगे वो विद साइन मिलेंगे। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए u ऑलवेज नेगेटिव लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर में पढ़ रहा हूं। A 4 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 7.5 centimeter. Find its distance from the mirror if the image is formed 0.6 centimeter in size. फिर से मैं पढ़ता हूं। A 1 centimeter object is placed perpendicular to principal axis of convex mirror. मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इफ द इमेज फॉर्म्ड इज 0.6 सेंटीमीटर इन साइज। ओके, चलिए पहली बात तो हमें यह समझना है कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रियल ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो गारंटी के साथ इमेज तो वर्चुअल ही बनेगी। ये 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट दिया है और 1 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट की इमेज 0.6 सेंटीमीटर यहाँ पे बने। और अपने ने केस तो क्लियर किए थे कि बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, ये बिहाइंड द मिरर 0.6 सेंटीमीटर की इमेज बन गई है। और फोकल लेंथ हमें दी हुई है कॉन्वेक्स मिरर में। फिर मैं बता दूं फोकस तो इधर होता है दूसरे साइड में ऑब्जेक्ट के,
तो इसलिए इसको पॉजिटिव लेना है और रट लेना है। फिर प्लस का 7.5 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे लिख देते हैं 15/2 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपने को निकालनी है, मतलब यू निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो डिस्टेंस निकालनी है, जो वैल्यू निकालनी है, उसका साइन हम नहीं रखेंगे और जो पता है उसका रखेंगे। पता केवल अपने को फोकल लेंथ ही है, तो उसका साइन हमने रख दिया। चलिए, हमको मालूम है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आई अपान ओ इक्वल टू क्या होता है, -b अपान यू होता है। तो आई हमें कितना दिया हुआ है 0.6, ओ कितना दिया हुआ है 1, -b अपान यू, b इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 0.6 यू, मतलब ये हो गया 6u/10 विद माइनस साइन। अब हमें u का साइन नहीं मालूम है या u का साइन नहीं रखना है, तो इसका मतलब b का भी नहीं रखना है, केवल साइन किसका रखना है, f का। तो अब हम लगा देंगे मिरर इक्वेशन 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो b के लिए -6u/10, 10 ऊपर चला गया, प्लस 1/u इक्वल टू 2/15, ये आ जाएगा -10 प्लस 6 इक्वल टू 2/15, ये आ जाएगा माइनस का 4/6u इक्वल टू 2/15। तो u इक्वल टू आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। आप देख लीजिएगा मैंने क्या समझाया था, एक बार रिपीट कर दूं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं रहती साइन कन्वेंशन रखने में, ना तो रिफ्लेक्शन के केस में ना रिफ्रैक्शन के केस में। मैंने क्या बताया था, जितनी चीज़ें मालूम होंगी इक्वेशंस के अंदर, उतनी की लोकेशंस अपने को पता होती हैं कि किधर है, ऑब्जेक्ट साइड में, दूसरे साइड में, उनका साइन हम श्योरली रखेंगे, जो नहीं मालूम उनका साइन हम श्योरली नहीं रखेंगे। तो फोकल लेंथ मालूम है पॉजिटिव होगा, गारंटी के साथ पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स मिरर वो हमने रख दिया। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑब्जेक्ट इक्वल टू -b अपान यू। हाइट ऑफ इमेज 0.6 और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, b इक्वल टू क्या आ जाएगा -0.6 यू। ऑब्जेक्ट अपने को नहीं मालूम है, इसलिए ऑब्जेक्ट का साइन नहीं रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट का नहीं रखेंगे तो इमेज का भी नहीं रखेंगे, तो ये हो जाएगा -6u/10। अब मिरर इक्वेशन की बात करते हैं, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। b की जगह पे ये रख दिया, u की जगह पे ये रख दिया और f उठा के सॉल्व कर लिया। फाइनली ये आपके सामने कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोगों को भी अपने से करनी है। चलिए, अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, वो क्वेश्चन नंबर है आपका 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मिरर इक्वेशन, सब कुछ कवर है इस क्वेश्चन के अंदर। ए यू शेप्ड वायर इज प्लेस्ड बिफोर ए कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। ओके, ये हमने पोल लिया और ये हमने यू शेप वायर लिया, इसमें ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दिया है। चलो इसको, और ये हाइट भी अपने को 10 सेंटीमीटर गिवन है, हम ऐसे लिख देते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा -r/2, मतलब माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब इसमें समझना देखो अपने को ये है कि
जो इमेज बनेगी उस इमेज के अंदर किस किस की इमेज बनेगी, एक PQ की बनेगी, एक SR की बनेगी और एक QR की बनेगी। तो तीनों की इमेज की लेंथ निकालनी है, फिर अपने को सम करना है। पहले कितनी लेंथ है, 10 10 10 30 है। फिर इमेज में क्या होगा वो अपने को देखना है। चलिए बात करते हैं। अब इसमें यह भी क्लियर होना चाहिए कि ये आपका फोकस यहाँ कहीं पे होगा 10 सेंटीमीटर, और ये आपको जो ये R वाला पार्ट है, R वाला पार्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जा रहा है, C आपका यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो R के ऊपर पार्ट आ रहा है वो तो वहीं पे इमेज बनाएगा। इसको हम दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलो C पे हमने R वाला लिया है और ये ऊपर है S, लेंथ है 10। तो अपने को मालूम है अगर C के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सेम साइज का इन्वर्टेड मैनर में C के ऊपर ही इमेज बनती है। तो ये C के ऊपर ही इमेज बनेगी और यही रहेगी हाइट। ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, ये आपका हो गया S डैश, और इधर मैं लिख देता हूँ ये R डैश। और ये वाला पार्ट आपका जो पड़ा है ये पड़ा है C और इन्फिनिटी के बीच में। तो इस वाले पार्ट की इमेज बनेगी C और F के बीच में। चलिए भाई F यहाँ कहीं पे आएगा, C और F के बीच में जो इमेज बनेगी ऐसे, तो ये आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा Q डैश, ये आ गया है Q डैश। और इसी तरीके से इसकी जो हाइट वाली है इमेज, ये लेंथ वाली इमेज हमने देख ली C और F के बीच में, हाइट वाली इमेज भी C और F के बीच में होगी और वो रियल और इन्वर्टेड ही होगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। ये अपने ने पहले ही इमेज फॉर्मेशन में देखा है, ये ऐसे होगी कुछ। तो Q डैश और ये P डैश। तो मतलब ये है, देखिए ये तो अपना सॉल्व हो गया केस। ये तो 10 सेंटीमीटर, तो अपने को निकालना क्या है, ये R डैश Q डैश निकालना है और Q डैश और P डैश निकालना है। कोई बात नहीं, तो पहले हम Q डैश P डैश निकाल लेते हैं। इसमें अपने इसको L डैश लिख देते हैं लेंथ, और इसकी हाइट को चलो हम I डैश लिख देते हैं, क्योंकि कई हाइट इन्वॉल्व है तो कंफ्यूजन ना हो। ये इसकी लेंथ को L डैश और इसको हमने I डैश लिख दिया। चलिए, तो इन शॉर्ट अपने को Q की इमेज कहाँ पे बनेगी, Q वाले पॉइंट की, वो निकालनी पड़ेगी। तो Q पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं तो सब कुछ आ जाएगा। U इक्वल टू इसके लिए क्या है, -30 सेंटीमीटर, और F कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब अपने मिरर इक्वेशन पे आ जाएंगे, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/b क्या आ जाएगा, -1/30 इक्वल टू -1/10। तो 1/b इक्वल टू आ जाएगा 1/30 माइनस 1/10। ये हो गया 30, 1 माइनस 3, b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये हमारा B आ गया। B मतलब ये जो पोजीशन है वो किसके लिए आएगी, Q डैश के लिए। और R वाले की जो पोजीशन R डैश है वो तो वहीं पे बननी है, क्यों, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है। अब चलिए हम I डैश की बात करते हैं। पहले अपने को मालूम है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, ये 10 है, माइनस B/U, ठीक है। तो ये -15 और U कितना था, माइनस का 30। तो I डैश यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 यानी कि माइनस का 5 सेंटीमीटर। और अपने को लेंथ टोटल देखनी है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड देख लेना है। माइनस का मीनिंग सिर्फ इतना है ऑप्टिक्स में कि ये इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। अब अपने आ जाते हैं R डैश और Q डैश।
ठीक है, आर डैश और क्यू डैश की बात करते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या था, मॉडुलस b2 माइनस b1 अपॉन u2 माइनस u1। लेंथ ऑफ इमेज मतलब हमने एल डैश ली और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें 10 थी। b2 माइनस b1, देखिए ये b2 हो गया आपका और ये b1 हो गया। b2 आपका कितना आया हुआ है, हमने यहाँ पे निकाला है माइनस का 15, और b1 आपका कितना रहा, माइनस का 20, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बननी है। तो b2 माइनस b1 आपका ये b2 माइनस 15 और ये माइनस का 20 तो प्लस हो गया, और u2 माइनस u1 देखिए, मतलब चलो हम इसको u2 लेते हैं, u2 कितना हो जाएगा 20 और u1 आपका कितना हो जाएगा 30, तो ये 20 माइनस 30, तो L डैश अपॉन 10 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 10, इस तरीके से आ जाएगा। कैलकुलेशंस आप लोग खुद एक बार अच्छे से कर लेंगे। अब क्या है, अपने को टोटल लेंथ का एडिशन कर देना है। टोटल लेंथ का एडिशन कर देंगे तो अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेंथ का एडिशन का मतलब है जो इसकी लेंथ है प्लस इसकी लेंथ है प्लस इसकी लेंथ है, तो वो हमें तीनों का सम कर देना है, वही हमारे लिए आंसर मिलेगा। तो कैपिटल L मान लेते हैं इसको, तो 10 प्लस आई डैश प्लस एल डैश, ये हमारे लिए आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। इसमें फिर से मैं एक बार रिकैप कर दूं कि ये 3 ऑब्जेक्ट मानने हैं, एक ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उस वैसी इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसके लिए यू कितना हो जाएगा 30, वो हमने किया हुआ है देखो क्यू पॉइंट के लिए। कैलकुलेशंस वगैरह आप लोग जो हैं एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे और खुद भी लगा के देख लेंगे। ओके, तो ये इस तरह से हम लोगों का पूरा आज जो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर जिसमें आपके दोनों मिरर इंक्लूडेड हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और उनके कुछ एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस भी साथ में मैंने करा दिए हैं। और भी चीज़ें जो भी रिमेनिंग हैं, थोड़ी सी चीज़ें अभी अपने मिरर की रिमेनिंग है और उसके बाद रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, तो ये अपने लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर स्टडी।